तो आज की इस अगहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम में से लगभग हर किसी की जिंदगी का एक अनकहा सच है। बिल्कुल ये सच है। मेरा मतलब है, क्या कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि किसी दोस्त ने कोई ताना मारा हो या ऑफिस में किसी कॉलीग के बात करने का लहजा थोड़ा रूखा रहा हो और वो छोटी सी बात हफ्तों तक दिमाग में किसी फिल्म की तरह लूप पर चलती रही हो। हम सब कभी ना कभी इस दौर से गुजरते हैं। हाँ, बहुत आम बात है ये। तो आज हम डैनियल चिड़ियाकी की एक बहुत ही प्रभावशाली किताब स्टॉप लेटिंग एवरीथिंग अफेक्ट यू के मुख्य दर्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा आज का मिशन बहुत ही स्पष्ट है, जो कि बहुत जरूरी भी है। एकदम। हम ये समझना चाहते हैं कि क्यों कुछ लोग अपने आसपास की हर छोटी बड़ी बात को बहुत गहराई से महसूस करते हैं, दूसरों का मूड पल भर में पकड़ लेते हैं, और कैसे हम दूसरों को हमेशा खुश रखने की इस थकावट से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले सकते हैं। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जिस पर बात करना आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है। अक्सर जब लोग ऐसी स्थिति में होते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो या ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो। हाँ, सब यही कहते हैं, जस्ट रिलैक्स। सही कहा। लोग इसको बस एक बुरी आदत मान लेते हैं, जैसे नाखून चबाना, जिसे आप जब चाहें अपनी इच्छा शक्ति से छोड़ सकते हैं। लेकिन ये किताब इस मिथक को पूरी तरह से तोड़ देती है। अच्छा, तो ये सिर्फ हमारी आदत नहीं है। लॉजिकल और मनोवैज्ञानिक विज्ञान काम कर रहा है। जब किसी का दिमाग हर भावना को इतनी गहराई से प्रोसेस करता है तो ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये हमारे नर्वस सिस्टम की एक बहुत ही खास बनावट का नतीजा होता है। चलिए इसको समझते हैं। किताब पढ़ते हुए मैंने एक टर्म देखा जिसने मेरा ध्यान तुरंत खींच लिया। उसमें हाईली सेंसिटिव पर्सन या HSP का जिक्र है। HSP, मैंने ये टर्म सोशल मीडिया पर बहुत बार सुना है। राइट। इंस्टाग्राम रील्स में भी लोग अक्सर खुद को HSP कहते हैं। लेकिन असल विज्ञान की नज़र में इसका मतलब क्या है? क्या ये सच में कोई मेडिकल या साइकोलॉजिकल चीज़ है या बस ऐसे ही? हाँ, बिल्कुल। ये कोई इंटरनेट पर बना नया ट्रेंड नहीं है। असल में डॉक्टर एलेन एरॉन ने 1997 में अपनी रिसर्च में इस कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा था। 1997 में? मतलब ये काफी पुराना रिसर्च है। हाँ, उनका शोध बताता है कि दुनिया की लगभग 20% आबादी जन्म से ही एक ऐसे नर्वस सिस्टम के साथ पैदा होती है जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव यानी प्रतिक्रियाशील होता है। 20%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना? इसका मतलब है कि इनका दिमाग बाहरी दुनिया की जानकारी को बाकी 80% लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा गहराई से प्रोसेस करता है। तो क्या हम इसको एक तरह के इमोशनल रेडार की तरह देख सकते हैं? इमोशनल रेडार? हाँ, मतलब जैसे कोई इंसान किसी कमरे में कदम रखता है और उसे तुरंत पता चल जाता है कि वहां मौजूद दो लोगों के बीच अभी कोई बहस हुई है। भले ही दोनों मुस्कुरा रहे हों, वो उस कमरे की पूरी एनर्जी को एक स्पंज की तरह सोख लेते हैं। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। ये लोग वास्तव में एक भावनात्मक स्पंज की तरह होते हैं। लेकिन अगर हम इसको व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा भी छिपा है। खतरा कैसा? देखिए, ये केवल संवेदनशील होने या दूसरों का दर्द समझने तक सीमित नहीं रहता। जब कोई लगातार दूसरों की भावनाओं को सोख रहा होता है तो ये धीरे धीरे कंपैशन फटीग यानी सहानुभूति की थकान में बदल जाता है। कंपैशन फटीग, ये सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी की परवाह करते करते इंसान पूरी तरह से खाली हो जाए। इसे आप स्मार्टफोन की बैटरी की तरह समझ लीजिए। अच्छा। मान लीजिए कि किसी के फोन के बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप्स खुले हुए हैं, जैसे किसी दोस्त का ब्रेकअप चल रहा है, किसी और के बॉस का खराब मूड है या परिवार की कोई समस्या है। हाँ, हम इन सब के बारे में सोचते रहते हैं। बिल्कुल। इंसान भले ही उस वक्त उन ऐप्स का इस्तेमाल ना कर रहा हो, लेकिन वो बैकग्राउंड में उसकी बैटरी चूस रहे हैं। मनोवैज्ञानिक चार्ल्स फिगली का रिसर्च इस बात को बहुत गहराई से समझाता है। उनका क्या कहना है इस बारे में? उनका शोध बताता है कि जब हम लगातार दूसरों का भावनात्मक बोझ उठाते हैं तो हमें बिल्कुल वैसा ही क्लिनिकल बर्नआउट या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस यानी PTSD के लक्षण महसूस हो सकते हैं, जैसा किसी बड़े सदमे से गुजरने वाले व्यक्ति को होता है। रुकिए, तो क्या आप ये कह रही हैं कि सिर्फ दूसरों की समस्याओं को सुनते रहने और उनका बोझ उठाने से हमारे शरीर और दिमाग में PTSD जैसे लक्षण आ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये तो सच में डराने वाली बात है। हमें तो लगता है कि हम बस एक अच्छे दोस्त या अच्छे इंसान बन रहे हैं। और यही तो इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। एक अच्छा इंसान होने और खुद को खत्म कर लेने के बीच एक बहुत ही पतली लकीर होती है। किताब में एक बहुत ही गहरी लाइन है,
सहानुभूति रखने के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप उन लोगों के लिए भी अफसोस महसूस करते हैं जो आपको चोट पहुंचाते हैं। ये लाइन तो सीधी जाकर लगती है ना? सच में जो लोग बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं वो अक्सर अपने साथ बुरा व्यवहार करने वालों के लिए भी कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। हम सोचते हैं कि शायद उसका बचपन खराब रहा होगा या शायद वो आज तनाव में है, इसलिए उसने मुझसे इस तरह बात की। सही कहा, हम उन्हें माफ करने के लिए खुद ही कहानियां गढ़ने लगते हैं और हम अपनी ही फीलिंग्स को इग्नोर कर देते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है उस चीज की जिसे किताब थॉट प्रिजन या विचारों की जेल कहती है। विचारों की जेल? हाँ, जब हम अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं के बीच की बाउंड्री को भूल जाते हैं तो हमारा दिमाग अनियंत्रित होकर एक ही बात को बार बार सोचने लगता है। एक लूप बन जाता है। बिल्कुल। वो एक ऐसी जेल बन जाती है जहां इंसान खुद ही कैदी है और खुद ही जेलर भी। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि ये विचारों की जेल रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाओं में कैसे काम करती है, इसका अनुभव हम सब ने कभी ना कभी किया है। हाँ, एकदम किया होगा। एक बहुत ही आम सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी ने अपने दोस्त या पार्टनर को एक मैसेज भेजा। उसने देखा कि मैसेज पढ़ लिया गया है, वो ब्लू टिक आ गया है, लेकिन रिप्लाई नहीं आया। ये तो हर किसी के साथ होता है। वही तो। अब एक शांत दिमाग को ये सोचना चाहिए कि शायद वो मीटिंग में होंगे या गाड़ी चला रहे होंगे, लेकिन विचारों की जेल में फंसा दिमाग तुरंत एक एंजाइटी लूप शुरू कर देता है। सही बात है। सवाल उठने लगते हैं कि क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, क्या वो मुझसे नाराज हैं, क्या हमारी पिछली मुलाकात में मैंने कुछ ऐसा किया जो उन्हें बुरा लगा। ये लूप रुकने का नाम ही नहीं लेता। ऐसा क्यों होता है आखिर? इसके पीछे पूरी हमारी बायोलॉजी काम कर रही है। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे नेगेटिविटी बायस कहा जाता है। नेगेटिविटी बायस? हाँ, 2001 में बाउमाइस्टर नाम के रिसर्चर ने इस पर बहुत काम किया था। हमारा दिमाग इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो सकारात्मक बातों की तुलना में नकारात्मक बातों पर ज्यादा ध्यान देता है। मतलब बुरी चीजें दिमाग पर ज्यादा असर डालती हैं। बिल्कुल, लेकिन जो बात इस पूरी प्रक्रिया को और भी खतरनाक बनाती है वो है शारीरिक दर्द और रिजेक्शन यानी अस्वीकृति के बीच का जैविक कनेक्शन। शारीरिक दर्द और रिजेक्शन, इसका आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। आइजनबर्गर नाम के एक न्यूरोसाइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च में देखा कि जब किसी को कोई अस्वीकार करता है या जब रिजेक्शन महसूस होता है, जैसे किसी का मैसेज का रिप्लाई ना आना। हाँ वही, तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा जिसे डॉर्सल एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स कहते हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। आप इस DACC को दिमाग का अलार्म सिस्टम मान सकते हैं। तो जब कोई किसी को इग्नोर करता है तो दिमाग का अलार्म बजने लगता है। एकदम। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये DACC वही अलार्म सिस्टम है जो तब बजता है जब किसी को कोई असली शारीरिक चोट लगती है, जैसे कि पैर टूट जाना या हाथ जल जाना। क्या? हाँ, हमारे दिमाग के लिए एक टूटा हुआ पैर और एक टूटा हुआ दिल या रिजेक्शन दोनों ही समान रूप से खतरे की घंटी बजाते हैं। रुकिए, तो क्या आप ये कह रही हैं कि किसी का मैसेज ना आना और सच में पैर की हड्डी टूटना दोनों को हमारा दिमाग एक ही तरह से प्रोसेस करता है? जी हाँ, बिल्कुल एक ही तरह से। ये तो बहुत अजीब बात है। दिमाग आखिर ऐसा क्यों करेगा? इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। इसके पीछे एक बहुत ही तार्किक, विकासवादी या एवोल्यूशनरी कारण है। एवोल्यूशनरी कारण? चलिए हजारों साल पीछे चलते हैं, आदि मानव के समय में। उस समय इंसान कबीलों या समूहों में रहते थे। अगर किसी को उसके कबीले से रिजेक्ट कर दिया जाता या बाहर निकाल दिया जाता तो अकेले जंगल में उसका जिंदा रहना लगभग असंभव था। हाँ, कोई जंगली जानवर खा जाता या भूख से मर जाता। सही कहा। उस समय रिजेक्शन का सीधा मतलब मौत होता था। इसीलिए हमारे दिमाग ने रिजेक्शन को जीवन के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखना सीख लिया। ओह, अब समझ आया। आज हम जंगलों में नहीं रहते, लेकिन हमारे दिमाग का वो अलार्म सिस्टम आज भी वही पुराना है। इसीलिए जब कोई किसी को रिजेक्ट करता है तो दिमाग को लगता है कि जान खतरे में है। वाह, तो एक लेट टेक्स्ट मैसेज भी दिमाग को जंगल के शेर के हमले जैसा लगता है। ये तो बहुत ही शानदार इनसाइट है ना? और शायद इसलिए जब हमें रिजेक्शन मिलता है तो हम पागल से हो जाते हैं। हम बहस करते हैं, हम खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। सही पकड़ा आपने। इसे मनोविज्ञान में जीतने का भ्रम या डिजायर टू विन कहा जाता है। अस्वीकृति के बाद इंसान अपना खोया हुआ नियंत्रण वापस पाने के लिए बेताब हो जाता है। हाँ, वो अपनी सफाई देने लगता है। वो किसी को गलत साबित करने, बदला लेने या उस व्यक्ति को वापस पाने की पूरी कोशिश करता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने दिमाग के उस अलार्म सिस्टम को शांत कर सके और खुद को समझा सके कि वो हारा नहीं है,
उसकी जान को खतरा नहीं है। तो इस सब का आखिर में क्या मतलब है? हम ये तो समझ गए कि हमारा नर्वस सिस्टम संवेदनशील हो सकता है, हम दूसरों का दर्द सोख लेते हैं और हमारा दिमाग रिजेक्शन को शारीरिक दर्द की तरह लेता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इस चक्र से बाहर कैसे आएं? वही सबसे जरूरी हिस्सा है इस चर्चा का। क्योंकि मैंने देखा है कि जब मैं अपने दिमाग को जबरदस्ती ये कहने की कोशिश करता हूं कि इसके बारे में मत सोचो, तो मैं और ज्यादा उसी बारे में सोचने लगता हूं। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। विचारों को जबरदस्ती रोकना कभी काम नहीं करता। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही मशहूर अध्ययन है जिसे सफेद भालू या व्हाइट बेयर इफेक्ट कहा जाता है। व्हाइट बेयर इफेक्ट? हाँ, वैगनर की 2012 की रिसर्च बताती है कि यदि कोई खुद से कहता है कि मुझे सफेद भालू के बारे में नहीं सोचना है, तो उसका दिमाग हर जगह सिर्फ सफेद भालू ही देखने लगता है। विचारों को दबाने की कोशिश उन्हें और अधिक शक्तिशाली बना देती है। हाँ, ये तो हमेशा होता है। तो अगर हम विचारों को दबा नहीं सकते, तो फिर असली समाधान क्या है? ये किताब इस बारे में क्या रास्ता दिखाती है? यहाँ डॉक्टर जेफरी श्वर्ट्ज की एक बहुत ही कारगर तकनीक काम आती है जो इस समस्या का सीधा और वैज्ञानिक समाधान देती है। कौन सी तकनीक? इसे रीलेबल, रीएट्रीब्यूट, रीफोकस, रीवैल्यू या आसान भाषा में 4R तकनीक कहा जाता है। ये दिमाग का इन लूप से बाहर निकालने का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है। ये तो बहुत काम की चीज लग रही है। चलिए इसे एक असली जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं ताकि इसे अच्छे से लागू किया जा सके। जरूर। मान लीजिए रात के 8 बजे हैं, कोई आराम कर रहा है और अचानक उसके बॉस का मैसेज आता है कि कल सुबह सबसे पहले मेरे कैबिन में मिलना, हमें बात करनी है। बस इतना ही लिखा है। ओ, ये तो ध्यान भटकाने वाला मैसेज है। बिल्कुल। अब दिमाग ओवरथिंकिंग की जेल में चला गया कि क्या नौकरी जाने वाली है, क्या मैंने कोई गलती कर दी। अब इस स्थिति में इन 4 कदमों का इस्तेमाल कैसे करें? बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है ये। चलिए इसे एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला कदम है रीलेबल, यानी विचार को एक नया नाम देना या उसे पहचानना। ठीक है। जब दिमाग में ये डर आए कि नौकरी जाने वाली है, तो रुककर खुद से कहना है कि ये कोई सच्चाई नहीं है या कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये सिर्फ मेरी ओवरथिंकिंग है, ये मेरी एंजाइटी बोल रही है, मैं नहीं। ठीक है, तो मैंने इसे ओवरथिंकिंग का नाम दे दिया। ये तो पहला आर हो गया। अब दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम है रीएट्रीब्यूट, यानी कारण समझना। यहाँ खुद को याद दिलाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इंसान कहेगा कि मेरा दिमाग अभी इसलिए घबरा रहा है क्योंकि मेरे दिमाग का अलार्म सिस्टम, वो डीएसी, बेवजह एक्टिव हो गया है। मतलब अपनी गलती नहीं, दिमाग की बनावट की गलती है। सही समझे। ये सिर्फ दिमाग की पुरानी वायरिंग है, बाहर की हकीकत नहीं। हम समस्या को अपने स्वयं से अलग करके अपने दिमाग की मशीनरी पर डाल रहे हैं। ये तो बहुत ही तार्किक तरीका है। मतलब खुद को बेवकूफ महसूस करने के बजाय हम अपने बायोलॉजिकल अलार्म को देख रहे हैं। फिर आता है तीसरा कदम, रीफोकस। यहाँ क्या करना होता है? ये शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ अपना ध्यान तुरंत किसी और काम में लगाना होता है, लेकिन ये काम ऐसा होना चाहिए जिसमें थोड़ा दिमाग लगे। जैसे 100 से शुरू करके 7 कम करते हुए उल्टी गिनती गिनना, जैसे 100, 93, 86, या फिर कमरे में मौजूद 5 नीली चीजों के नाम ढूंढना। अच्छा, गणित ही क्यों? क्या सिर्फ कोई गाना नहीं सुन सकते? गणित या कोई ऐसा काम जिसमें ध्यान देना पड़े, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे दिमाग अपने भावनात्मक हिस्से यानी एमिगडाला से हटकर तार्किक हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ओह, तो हम दिमाग को फोर्स कर रहे हैं लॉजिक यूज करने के लिए। एकदम। हम जानबूझकर दिमाग का गियर बदल रहे हैं। इस लूप को बीच में ही तोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। वाह, ये तो सीधा दिमाग को हैक करने जैसा है। और आखिरी कदम, रीवैल्यू। रीवैल्यू यानी उस विचार की असली वैल्यू या मूल्य समझना। जब दिमाग शांत हो जाए तो खुद से कहें कि बॉस के इस मैसेज के कई मतलब हो सकते हैं। शायद उन्हें कोई नया प्रोजेक्ट देना हो। इस विचार पर अभी रात की नींद और एनर्जी बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। सही बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर श्वर्ट्ज का शोध दिखाता है कि अगर इस 4 कदम वाली तकनीक का लगातार अभ्यास किया जाए तो हम सचमुच अपने दिमाग के कॉर्डेट न्यूक्लियस की कार्यप्रणाली को बदल सकते हैं। कोडेट न्यूक्लियस? हाँ, ये दिमाग का वो गियर शिफ्टर है जो विचारों को एक जगह अटकने देता है। हम शारीरिक रूप से अपने दिमाग को बदल रहे होते हैं इस प्रैक्टिस से। ये सच में बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि हम अपने दिमाग की बनावट को खुद बदल सकते हैं। ये हमें पीड़ित मानसिकता
यानी विक्टिमहुड से बाहर निकालकर अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने का मौका देता है। बिल्कुल सही कहा। और इसी दिशा में किताब एक और बहुत ही व्यवहारिक टूल के बारे में बात करती है जिसे कंट्रोल इन्वेंट्री कहा गया है। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार लगा। हाँ, कंट्रोल इन्वेंट्री एक बहुत ही शानदार टूल है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाए, क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए कि कोई मुंबई के भयंकर ट्रैफिक जाम में फंसा है और उसे एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए पहुंचना है। अब स्ट्रेस लेवल आसमान छू रहा है। वहां तो स्ट्रेस होना ही है। हाँ, वही तो कंट्रोल इन्वेंट्री कहती है कि मानसिक रूप से एक पन्ने को 2 हिस्सों में बांट लें। बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड वो सब लिखें जो तनाव दे रहा है लेकिन जो कंट्रोल से बाहर है, जैसे ट्रैफिक जैम, आगे खड़ी गाड़ियों की कतार या लेट होने पर बॉस का संभावित गुस्सा। ठीक है। और दाईं ओर यानी राइट साइड केवल वो चीजें लिखें जिन्हें उस स्थिति में सच में नियंत्रित किया जा सकता है। और मजे की बात यह है कि उस देरी और अक्सर सिर्फ एक ही चीज होती है, वो है हमारी अपनी प्रतिक्रिया। एकदम सही। हम ट्रैफिक को तो उड़कर पार नहीं कर सकते, लेकिन उस देरी के दौरान हम अपनी स्टीयरिंग व्हील को पीट पीट कर गुस्सा करेंगे या फिर कोई अच्छा सा ऑडियो सुनेंगे, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक जूलियन रॉटर के लोकस ऑफ कंट्रोल सिद्धांत से जोड़ें तो ये बात और भी साफ हो जाती है। लोकस ऑफ कंट्रोल, ये क्या है? रॉटर कहते हैं कि इंसानों का नियंत्रण का केंद्र या तो उनके भीतर होता है, इंटरनल, या बाहर, एक्सटर्नल। जिन लोगों का लोकस ऑफ कंट्रोल भीतर होता है वो ये मानते हैं कि उनके जीवन के परिणाम उनके अपने कार्यों और प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। मतलब वो बाहरी हालातों को दोष नहीं देते। बिल्कुल, ऐसे लोग बाहरी स्थितियों या लोगों के आगे कभी घुटने नहीं टेकते। तो अगली बार जब ऑफिस में कोई कॉलीग ताना मारे तो याद रखना चाहिए कि लोकस ऑफ कंट्रोल कहाँ है। हम उनका मुंह बंद नहीं कर सकते, लेकिन अपनी शांति को उनके हवाले करने से जरूर रोक सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। लेकिन सच कहूं तो ये बदलाव इतना आसान नहीं होता। जब हम अपनी इस नई आज़ादी को अपनाते हैं और अपने लिए बाउंड्रीज बनाना शुरू करते हैं तो एक अजीब सा डर भी लगता है। डर कैसा? अपनी पुरानी पहचान को छोड़ने का डर। किताब की एक पंक्ति इस भावना को बहुत खूबसूरती से पकड़ती है। उसमें लिखा है कि विकास शुरुआत में आज़ादी से ज्यादा एक नुकसान जैसा महसूस होता है। ग्रोथ फील्स लाइक लॉस बिफोर इट फील्स लाइक फ्रीडम। वाह, कितनी गहरी बात है ना? जब कोई जिंदगी भर वो इंसान रहा हो जो हमेशा दूसरों की ज़रूरतें पूरी करता है, दूसरों को खुश रखता है, और अचानक वो नहीं कहना शुरू कर दे तो ऐसा लगता है जैसे वो कुछ बहुत अहम खो रहा है। लोग नाराज होने लगते हैं। ये एक बहुत ही गहरी और ज़रूरी बात है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। जब आप सीमाएं तय करते हैं तो सबसे ज्यादा विरोध अक्सर वही लोग करते हैं जिन्होंने आपकी सीमाओं के ना होने का सबसे ज्यादा फायदा उठाया था। ये पॉइंट तो एकदम सटीक है। वही लोग सबसे पहले नाराज होते हैं। जब कोई बदलता है तो ऐसे लोग उसे वापस उसी पुरानी स्थिति में खींचने की कोशिश करते हैं। वो गैसलाइट कर सकते हैं या महसूस करा सकते हैं कि अब वो इंसान स्वार्थी हो गया है या उसको पुरानी बातें गलत याद है। ऐसे लोगों से और इस गैसलाइटिंग से आखिर कैसे बचा जाए? यहीं पर किताब रियलिटी एंकरिंग की तकनीक पेश करती है। रियलिटी एंकरिंग? इसका सीधा सा मतलब है अपनी वास्तविकता और सच को किसी सुरक्षित जगह पर लंगर डाल देना या दर्ज कर लेना। जैसे अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई बहस हुई है और पता है कि वो बाद में अपनी बातों से मुकर सकते हैं या गलत साबित कर सकते हैं, तो बातचीत के तुरंत बाद उसके मुख्य बिंदुओं को अपने फोन के नोट्स में या एक डायरी में लिख कर रख लें, ताकि बाद में कोई प्रूफ रहे। हाँ, इससे जब भविष्य में कोई किसी की याददाश्त या उसकी वास्तविकता के साथ खेलने की कोशिश करे तो उसके पास सच का एक ठोस एंकर हो। हम अपने ही दिमाग पर शक करने से बच जाते हैं। ये तो सच में एक सुरक्षा कवच की तरह है, अपने सच को महफूज रखना। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा के मुख्य धागों को एक साथ पिरोएं तो ये स्पष्ट है कि ये पूरी यात्रा भावहीन होने या पत्थर दिल बनने की नहीं है। बिल्कुल नहीं। संवेदनशील होना कोई बीमारी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा उपहार है। असली बात ये चुनना है कि हमारी एनर्जी और हमारी भावनाओं का असली हकदार कौन है। मुझे लगता है कि ये इस चर्चा का सबसे सटीक निष्कर्ष है। ये समझना सबसे जरूरी है कि अपनी मानसिक शांति के लिए सीमाएं तय करना या किसी ऐसे रिश्ते से पीछे हट जाना जो लगातार थका रहा है, वो कोई स्वार्थ नहीं है। सही कहा। ये खुद को संतुलित रखने का एक तरीका है। जैसे हवाई जहाज में कहते हैं ना कि दूसरों की मदद करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क खुद पहने। जब हम अपना कप खुद भरेंगे तभी तो हम दूसरों को कुछ दे पाएंगे। बिल्कुल। दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद को खाली कर देना कोई महानता नहीं है।
और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को एक ऐसे सवाल पर ख़त्म करना चाहेंगे जिसे हमने अब तक कवर नहीं किया है, लेकिन जो इस किताब के सबसे विचारोत्तेजक हिस्सों में से एक है। और वो क्या है? किताब पहचान की मृत्यु और पुनर्जन्म यानी डेथ एंड रीबर्थ ऑफ आइडेंटिटी के बारे में बात करती है। जरा सोचिए, अगर हम अपनी उस पुरानी पहचान को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दें, जो सिर्फ दूसरों को खुश करने, सबका बोझ उठाने और हर छोटी बात से प्रभावित होने में लगी रहती थी, तो हमारे अंदर जो एक नई, प्रामाणिक और खाली जगह बनेगी, क्या वो हमें अपनों से दूर कर देगी? या फिर क्या वो खाली जगह हमें पहली बार जीवन में उन लोगों से मिलाएगी जो वास्तव में हमारे और हमारी उस असली, बिना फिल्टर वाली पहचान के हकदार हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। ये एक ऐसी यात्रा है जो नर्वस सिस्टम को शांत कर सकती है और जिंदगी बदल सकती है। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।